तो मेरे भाइयों, दोस्तों, मित्रों, जो भी आप हमें समझें, तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे और आज डिस्कस करते करते हम आ चुके हैं उसके आखिरी लेक्चर पे, जो आज हम उसे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही शुरू से अंत तक आप लोग हमारे साथ थे, मज़ा आया, कमी रही मुझ में, उसके लिए माफ़ी। और ऐसे ही जो आप लोगों ने मुझसे प्यार किया है, जो भी थोड़ा बहुत हमारा रिश्ता बना है नया नया, उसे हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। ठीक है, तो चलो आखिरी लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले थोड़ा सा रिकैप दे दूं मैं आप लोग को। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे जीवन को ऐसे ही फिट एंड फाइन, समझ लो ना, फिट एंड फाइन बनाने के लिए हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही होती हैं। ये पहले दिन वाली लाइन है, उसे मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि शुरू से शुरू करो अगर, तो सबसे पहला हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, जिसमें हमें मालूम चला कि भोजन और खाने की ज़रूरत हमारी बॉडी को क्यों होती है। ठीक है, फिर दूसरा हमने पढ़ा रेस्पिरेशन, जिसमें हमने सीखा कि जो भोजन हमने खाया, अब उससे एनर्जी निकालने की बारी थी। ठीक है, क्योंकि खाना खाने का जो अल्टीमेट गोल था, आखिर में वो क्या था, वो एनर्जी प्राप्त करना ही तो था। ठीक है, अब हम उसमें सीखें कि एनर्जी कैसे निकलती है। ठीक है, फिर तीसरा हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हमने सीखा कि वो एनर्जी जो हमें प्राप्त हुई थी, उसे हर एक बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुंचाई जाती है। ठीक है, अब सारी की सारी जो लाइफ प्रोसेसेस करने की बाद बारी आती है एक्सक्रीशन की, जिसमें हम सारी लाइफ प्रोसेसेस के दौरान इकट्ठा हुए वेस्ट मटेरियल्स को शरीर से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, तो चलो रिकैप हो गया। अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सारी जो लाइफ प्रोसेसेस सेल में होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होती हैं, उससे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये बॉडी में रही तो ये हमें अनफिट या बीमार बना सकती हैं। इसलिए इनका कंटिन्यूसली रिमूवल या लगातार निकलना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इन्हीं टॉक्सिक वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रथा होती है, संस्कृत बोल दिया, हिंदी शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर दिया मैंने, निकालने की प्रथा को ही एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर को सीरियसली लो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सबके पास अलग अलग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और उसे बाहर निकालने का तरीका या रास्ता होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो तीन मेजर, जो सबसे ज़्यादा लोगों में पाए जाते हैं, उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, उनकी बात करते हैं। ठीक है, इसमें पहला है अमोनिया, दूसरा है यूरिया, तीसरा है यूरिक एसिड। अब डिस्कस करते हैं कि कौन सा किस में मिलता है। ठीक है, तो अमोनिया के फॉर्म में जो नाइट्रोजनस वेस्ट को बनाते हैं या उसे बाहर निकालते हैं, उसे बोलते हैं अमोनोटेलिक। ठीक है, उन प्राणियों को बोलेंगे अमोनोटेलिक। इसमें आएंगे आपके एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, मछलियाँ, और एक्वाटिक एम्फीबियंस जैसे कि सैलमेंडर। ये सब क्या होते हैं, ये सब अमोनोटेलिक होते हैं। अब जो दूसरा मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, वो होता है यूरिया। अब जो यूरिया को फॉर्म करते हैं, बाहर निकालते हैं, उन्हें हम बोलेंगे यूरियोटेलिक एनिमल्स। इसमें आते हैं आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल, यानी कि ज़मीनी एनिमल, जैसे कि मैमल्स, यानी कि हम भी इसी में आएंगे, और एडल्ट एम्फीबियंस, ये हैं हमारे कुछ यूरियोटेलिक एनिमल्स। अब जो तीसरा मेजर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारे यहाँ, वो है यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड को जो फॉर्म करते हैं या बाहर निकालते हैं, उन्हें बोलेंगे यूरिकोटेलिक।
यूरिकोटिलिक, कंफ्यूज मत होना, जो हमारा है वो है यूरियोटिलिक, और जो ये है यूरिकोटिलिक, यूरिक से बना है, ठीक है। और जो हमारा यूरियो है वो यूरिया से बना है, ठीक है। अब यूरिकोटिलिक जो यूरिक एसिड निकालते हैं या बनाते हैं, उसमें आते हैं हमारे बर्ड्स, प्यारे प्यारे बर्ड्स, छिपकली, सांप यानी कि लेजर्ड्स एंड स्नेक, और ज़मीन पर रहने वाले कीड़े, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, ये हैं हमारे कुछ यूरिकोटिलिक एनिमल्स। अब थोड़ी सी चर्चा हो जाए यूनिसेलुलर्स ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब यूनिसेलुलर्स जो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम है, इनके पास कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है, ठीक है। इनके पास वेस्ट को बाहर निकालने के लिए कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है, ठीक है। अब इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया होता है, ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो इनके सेल मेम्ब्रेन से ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है, डिफ्यूज़न के तहत, ठीक है। और जो अमोनिया है ना, वो निकल जाएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के रास्ते। इनके पास एक तरीका होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिससे ये उसके थ्रू अमोनिया को बाहर निकाल लेंगे। इनके पास दो तरह के क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि शरीर के इनके मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन से ही डिफ्यूज़ आउट हो जाता है, जबकि जो अमोनिया है ना, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स की, जिसका हमने इस टॉपिक में जिक्र करना है, ठीक है। मल्टी सेलुलर एनिमल जो है एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के जरिए, ठीक है। इसकी चर्चा अब हम आगे करने वाले हैं। उस चर्चा के पहले ज़रा एक टेबल बना होगा आपके सामने, इसको ध्यान से देखो। इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको ध्यान से बस देख लो, है नहीं आप में, बस देख लो। आपकी आगे की जानकारी के लिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ, जिनको बायो से पढ़ना है आगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एनिमल्स है एक तरफ है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एनिमल्स में जो पहला है वो है प्लैटीहेल्मिन्थस। अब ये हैं एनिमल किंगडम्स, ठीक है, जो कि हम 11th में पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम नाम का एक चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे। बस आप एक एक एग्जाम्पल इनका लेके समझ जाओ कि हाँ ये वही है। इसमें है पहला फ्लैटवॉर्म्स, इसमें एग्जाम्पल है प्लैटीहेल्मिन्थस का, जिनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है फ्लेम सेल। ध्यान से देखो टेबल पे आँख गड़ा के। दूसरा है निमेटोड्स, जो कि है राउंड वॉर्म्स, इसमें होता है रेनेट और जायंट सेल। अगला है एनिलिड्स, जो कि ये अर्थवॉर्म, इसमें होता है नेफ्रीडिया और मॉइस्ट स्किन, अपने स्किन से ही कर देते हैं, ठीक है। इनका ऑर्गन होता है एक्सक्रीटरी, वो इनका स्किन ही होता है, ठीक है। अगला है आर्थ्रोपोड्स, जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं। इनके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो होते हैं मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स और ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है। अगला है मोलस्कस, ये इसमें आता है स्नेल्स, और इनका जो ऑर्गन होता है एक्सक्रीटरी वो होता है किडनी। और अगला है वर्टिब्रेट, यानी कि हमारे में भी होता है किडनी। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, कि सर बहुत हो गई यहाँ वहाँ की बातें, अब सर हमारे पे आओ, हमारे में कैसे क्या होता है हमको बताओ, हमको बहुत इच्छा है जानने की। तो ठीक है, बताते हैं आपको, ध्यान से सुनना कि भैया क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ह्यूमंस में ना जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, यानी कि जो वेस्ट होता है ना, वो होता है यूरिया, जैसा कि हमने अभी पहले डिस्कस किया, ठीक है। और इसे बाहर निकालने के लिए हमारे पास एक वेल इस्टेब्लिश्ड सिस्टम है, क्योंकि हम सबसे इवॉल्व हैं, हमारे पास सारी चीज़ें इवॉल्व वाली होंगी, ठीक है। तो हमारे पास एक वेल इस्टेब्लिश्ड सिस्टम होता है, जिसे हम बोलेंगे अंग्रेजी में एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक जोड़ी किडनी और यूरेटर्स और संख्या में एक यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा होता है। फिर से एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक जोड़ी किडनीज और एक जोड़ी यूरेटर्स, बाकी संख्या में एक, मतलब एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरिथ्रा होता है, ठीक है। ब्लड से फिल्टर होके जो वेस्ट है ना, जो वेस्ट है वो ब्लड से फिल्टर होके यूरिन के फॉर्म में, यानी कि मूत्र के फॉर्म में दोनों किडनीज में इकट्ठा होता है। थोड़ा मैंने हिंदी बोल दिया, अच्छे से समझ जाओगे तुम लोग, ठीक है। सूसू के फॉर्म में
दोनों किडनीज में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, यूरिन जो है, अब ये जो सूसू है ये किडनी से विदा लेके यूरेटर से होते हुए कुछ देर के लिए यूरिनरी ब्लैडर में आराम करता है। फिगर देखो ध्यान से, मैं नेक्स्ट स्लाइड में फिगर भी जोड़ रहा हूँ। ठीक है, फिगर देखो कि कैसे कैसे रास्ता बनेगा, कैसे कैसे ये आएगा। ठीक है, तो क्या मैंने क्या बोला कि सूसू किडनी से विदा लेके यूरेटर से होते हुए कुछ देर के लिए यूरिनरी ब्लैडर में आराम करता है। फिर वहाँ से जो सूसू है यानी कि जो यूरिन है, यूरिथ्रा के सहारे हमारे बॉडी को त्याग देता है, या कहें हम यूरिन को यूरिथ्रा के सहारे अपने बॉडी से विदा कर देते हैं, यानी कि उसे बाहर निकाल फेंकते हैं। ठीक है, अंदर आप तो नुकसान कर देगा ना, इसलिए। ठीक है जी, मस्ती में समझा रहा हूँ, समझ लो। ठीक है, हंसना मत तुम लोग फालतू में। नेक्स्ट है किडनीज। आप थोड़ा सा सर बताओ कि किडनी है क्या, इतना काम कर रहा है, इतना हमारे लिए मदद कर रहा है क्या, थोड़ा इसके बारे में बताओ थोड़ा। तो ये रेडिश ब्राउन, इसको क्या कहेंगे यार, इसको कौन सा कलर हम बता दें आपको? लाल, रेडिश ब्राउन, मतलब रेडिश ब्राउन में कहें अगर तो लाल की तरह कत्थई। पता नहीं, समझ जाओगे अब। रेडिश ब्राउन, बीन शेप्ड, बीन देखा है, बीन 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 देखा है, बीन एक सब्जी आती है ना, सब्जी, उसी के शेप का होता है। और ये लंबाई में 10 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। अब नापने मत लगना, कहाँ पा जाओगे जो नाप लोगे। और ये हमारे पेट के ना पीछे तरफ बैकबोन के बगल में होता है। ठीक है, अब एक शब्द सुनने मिलेगा पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, वो आएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है ना कि एक किडनी में ना लाखों करोड़ों नेफ्रॉन होते हैं, और नेफ्रॉन्स ना किडनी का स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक और फंक्शनल यानी कि कार्यात्मक दोनों की यूनिट होती है। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं हमारे एक्सक्रीशन चैप्टर को। नेफ्रॉन डिस्कस करने के बाद एक और टॉपिक है, उसके बाद हम यूरिन फॉर्मेशन पे चलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पहले हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे, इस टॉपिक का नाम है रीनल या फिर नेफ्रिक ट्यूब्यूल। ठीक है, इसमें है 3 मेन रीजन्स। इसमें है पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, LOH लूप ऑफ हेनले, एंड द थर्ड इज DCT, इसको बोलेंगे डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें पहला मैंने नाम लिया प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जिसको बोलेंगे PCT। ये है पहला रीजन, और ये हाईली कोइल्ड होता है, मतलब बहुत घुमावदार होता है। ठीक है, यह है भैया मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन की साइट, मतलब सबसे ज़्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन होगा ना एसेंशियल सब्सटेंस का, वो इसी में होगा। ठीक है, अब वो एसेंशियल सब्सटेंस क्या क्या है जी? तो वो है हमारे ग्लूकोज, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम, पोटाशियम एंड वाटर। ठीक है, सेकंड हमने नाम लिया था LOH लूप ऑफ हेनले। ये है बीच वाला पार्ट, ये होता है यू शेप में, फिगर में दिख रहा होगा, ये होता है यू शेप में, और यह बना होता है 2 लिम्ब से जो कि होंगे डिसेंडिंग और असेंडिंग। ठीक है, अब जो तीसरा मैंने नाम लिया वो बोला मैंने डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दैट इज DCT। अब DCT है वो है आखिरी पार्ट। ठीक है, वो एंड पार्ट है, और इसका स्ट्रक्चर होता है कॉन्वोलेटेड, और ये होता है कॉर्टेक्स रीजन में। ठीक है, ये क्या करेगा जी? ये जी करेगा आपके सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। अब सर ये रीअब्जॉर्प्शन आपने क्या नाम ले रहे हो, ये पढ़ेंगे हम यूरिन फॉर्मेशन में, जो बस आने वाला है। ठीक है, इंतजार करो थोड़ा सा। और ये क्या करता है जी? ये करता है जी pH और सोडियम पोटेशियम लेवल को हमारे ब्लड सेल्स में मेंटेन। ठीक है जी, अब आगे थोड़ा सा ना किडनी के फंक्शंस पढ़ लेते हैं कि सर किडनी जो टॉपिक्स है ना छोटे वाले, उसको ख़त्म करके तब चलेंगे मेन टॉपिक पे। तो सर आप किडनी के फंक्शंस समझा दो सर, क्या करता है? तो जी पहला ये करता है हमारे बॉडी में, वो करता है ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है जी, दूसरा ये हमारे
बॉडी फ्लूइड्स के पीएच, जो भी हमारे बॉडी में फ्लूइड्स हैं उसके पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है जी। तीसरा काम ये करता है कि हमारे बॉडी में ना जो मिनरल बैलेंस होता है इसे मेंटेन करता है जी। ठीक है जी। चौथा क्या करता है? चौथा ना ये क्या करता है कि हमारे बॉडी को फ्लूइड्स को कंट्रोल करके हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, हमारे बीपी को ये रेगुलेट करता है। ठीक है सर, अब जान लिया। अब जो हमारा बहुत भयंकर और मेन टॉपिक है वो है यूरिन फॉर्मेशन। आओ इसको निपटा के चलते हैं आराम करने। ठीक है, आगे भी है, अभी आराम करने चल दिए, आराम करवा लो बस। हमने तो बोल दिया यूरिन फॉर्मेशन। अब इस टॉपिक का जो नाम है ना एनसीईआरटी और अंग्रेजी में, वो है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। जी बनता कैसे है? बहुत हमने सुन लिया सर, यूरिन यूरिन यूरिन। अब सर बता दो ये बनता कैसे है? तो ठीक है, इसके 3 मेन स्टेप हैं जो कि है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या क्या? ध्यान से सुनना। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा है ट्यूबुलर सेक्रेशन। बस 3 है, बहुत ही भयंकर सुनाई दे रहे होंगे, लेकिन इसको मैं ना आराम से आप लोगों के लिए तोड़ता हूँ, भी खेल खेल में पढ़ लोगे। ठीक है, पहला है जी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि सर कुछ फिल्टर वाला काम होगा इसमें। तो ठीक है जी। तो बोमेंस कैप्सूल की दीवार या वाल ना बहुत पतली और सेमी परमिएबल, यानी कि आधी चीज़ों को ही अपने आर पार होने देता है, यानी बड़ी चीज़ों को रख लेगा, मतलब रोक देगा। चाय छन्नी देखा है? चाय छानते हो, चाय पत्ती रह जाती है छन्नी में क्योंकि वो मोटी बड़ी होती है और निकल जाती है फ्लूइड, यानी कि चाय हमारी छन के निकल जाती है और एकदम क्लीन हो जाती है। वही सेम काम है सर, सेम काम है यहाँ पे भी। ये क्या करेगा जी? आधी चीज़ों को ही अपने आर पार होने दे देता है। इसको बोलेंगे आप सेमी परमिएबल, इसलिए वो छन्नी की तरह काम करता है। देखा, मैंने कहा ना, देसी भाषा है छन्नी। ठीक है, अब किडनी में ने ग्लोमेरुलस रीनल आर्टरी और अफरेंट आर्टेरियोल, ये फिगर में आप देख के समझ जाओगे, मैं फिगर इसलिए लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या होगा, किडनी के ना जो ग्लोमेरुलस होगा वो रीनल आर्टरी और अफरेंट आर्टेरियोल से बहुत ही हाई प्रेशर में ना ब्लड को रिसीव करता है। ठीक है, यानी कि जो ग्लोमेरुलस है वो इन आर्टरीज से या आर्टेरियोल से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में ब्लड को रिसीव करता है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, कि आर्टरी से कितने भयंकर, कितने ज़्यादा प्रेशर में जो होगा वो क्या होगा, वो ब्लड रिसीव होगा। ठीक है, नेक्स्ट, वो ब्लड जहाँ कहीं से भी आता है ना, वो बोमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलस द्वारा फिल्टर या फिर छाना जाता है। मतलब ब्लड आया, अब इसका काम है उसे छान दो, उसे छान के या फिर फिल्टर करके उसे आगे बढ़ा दो। तो जो छन के मिलता है ना उसी को हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है जी। उस फिल्ट्रेट में पानी, यूरिया, सॉल्ट्स, ग्लूकोज और तरह के प्लाज्मा सॉल्यूट्स पाए जाते हैं। ठीक है जी। ग्लोमेरुलस में ना हाई प्रेशर में ब्लड के फिल्ट्रेशन को ना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम दिया जाता है। मतलब ग्लोमेरुलस में हाई प्रेशर में जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बहुत ही फेमस नाम है। ठीक है, बस हो गया। अब जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इसको, आते हैं दूसरे पे। दूसरा हमने पढ़ा था ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब इसमें क्या होगा सर, अब उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जिसकी हमने पहले बात करी उसी को ना पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पास किया जाएगा। कुछ चीज़ें जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट और ज़्यादा अमाउंट में पानी ना पीसीटी में फ्लो होते होते सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड होती रहेगी। अब सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड मतलब कुछ विशेष या फिर स्पेशल चीज़ों को चुन चुन कर रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है, वाटर कितना रीअब्जॉर्ब होगा ये उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि कितना ज़्यादा है उसी हिसाब से उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, और कितना, और इस पे भी डिपेंड करता है कि कितना एज अ वेस्ट बाहर निकालना है। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये ना ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि और जो वेस्ट होते हैं जैसे कि क्रिएटिनिन, ये वेस्ट है भैया, ध्यान से देखना इसको। जैसे कि क्रिएटिनिन और ड्रग्स जो हमने दवाई वाई खा रखी है उसका जो वेस्ट होता है ब्लड से सिक्रीट होकर ना डीसीटी या फिर कलेक्टिंग डक्ट में चली जाती है जी।
इस प्रोसेस के एंड होते होते वह ट्यूबुलर फ्लूइड यूरिन बन जाता है सर, ठीक है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अब कलेक्टिंग डक्ट इसको इकट्ठा करके यूरेटर्स को सौंप देंगे कि भैया ले जाओ इसे, अब आपके हवाले किया हमने, अब इसको आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो आप देख लो सर, ठीक है सर। अब एक टॉपिक है मिक्सचुरेशन, ध्यान सुनो ये है क्या। अब यूरेटर्स के वॉल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, यानी कि एक उमड़ घामड़ खेल होगा, और यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में ढकेल दिया जाएगा कि सर अब आप देखो। यूरेटर बोला सर अब आप देखो, यानी कि यूरेटर दे दिया काम किसको, यूरिनरी ब्लैडर को। अब ये यूरिनरी ब्लैडर में तब तक आराम करेगा जब तक इसकी दीवारें चीख चीख कर हमारे नर्वस सिस्टम को नहीं बताएंगी कि सर हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो, हमें तलब हो रही है, हमें बाहर निकालो। इसके बाद इसे यूरेथ्रा के सहारे निकाल दिया जाता है कि सर आप जाइए। ब्लैडर मस्कुलर होता है और ये नर्वस कंट्रोल में रहता है, इसीलिए हम इसकी आवाज़ को कभी कभी दबा सकते हैं, यानी कि हमेशा दबाते ही हो। जैसे मान लो कि क्लास में बैठे हो, टीचर नहीं जाने दे रहा है, तो क्या करते हो, वहीं पे कर देते हो, नहीं ना। हमारी नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं कि अभी हम नहीं जा सकते, हमारे सर नहीं जाने दे रहे हैं, अभी हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर देंगे बेइज्जती हो जाएगी, इसीलिए हम उसको रोक सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जो ब्लैडर्स होती हैं ना वो मस्कुलर होती हैं और वो नर्वस कंट्रोल में होती हैं, ठीक है। इस टॉपिक का आखिरी जो है वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। हमने जो लाइफ प्रोसेस पढ़े वो हमने दोनों में पढ़े, तो इसमें भी हम प्लांट्स में पढ़ लेते हैं। अब प्लांट्स में ना हमारी तरह कोई स्पेसिफिक या फिर भयंकर वाला एक्सक्रीटरी सिस्टम तो है नहीं इनके वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल के लिए। तो इन प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए ना प्लांट्स के पास डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। अब उसी स्ट्रेटजीज को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि पहले प्लांट्स में सर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या, जैसे हमारे में तो यूरिया था, इसमें क्या होगा। अब प्लांट्स ना सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों तरह के वेस्ट इनके पास होते हैं। अब सॉलिड में जो इनके पास वेस्ट होगा वो होगा रैफिड्स, ये बस सुन लो, ये है नहीं, रबर, गम्स और रेसिन, ये इनके लिए वेस्ट है लेकिन हमारे लिए काम की चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिससे हमारे रबर बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं रबर से, ठीक है। अब ये जो वेस्ट है ना ये प्लांट के ना वेरियस बॉडी पार्ट्स में ना स्टोर होते हैं, अलग अलग, स्टेम में कुछ, लीफ में कुछ, ठीक है, जाइलम में कुछ। इसमें जो सबसे ज़्यादा होंगे ना वो जाइलम में, ओल्ड जाइलम, जो पुराने वाले जाइलम होते हैं उसमें स्टोर होते हैं, ठीक है। अब लिक्विड वेस्ट में सर क्या, ऑयल हो गए। अब इसमें जैसे एग्जांपल सैंडलवुड, जिससे हमारे इत्र बनते हैं, क्लोव ऑयल यानी कि लौंग के तेल, ये सब इनके लिए वेस्ट है भाई, हमारे लिए बहुत ज़रूरत है, सोचो, जो इनके लिए वेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरतमंद है। अब जो गैसियस वेस्ट है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलता है, इनके लिए ऑक्सीजन वेस्ट है, हमारे लिए नहीं है, ठीक है, ध्यान से। अब बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है ना वो सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट के सेंट्रल वैक्यूल में स्टोर रहता है, ठीक है। अब ये कैसे इसको बाहर निकालेंगे, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, उसके बारे में थोड़ा पढ़ के फिर इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। अब जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट ना इसको निकालने के लिए ये क्या करेंगे, अपने पत्तों को जी बाहर निकाल देंगे। मतलब सर जाओ, पत्ते में वेस्ट है, पत्ते को ही गिरा दो सर, पत्ते को ही बाहर निकाल दो, ये अपने पत्ते को बाहर निकाल देंगे। और इनके जो बार्क में होंगे, जो स्टेम में थोड़ा बहुत ऊपर से होंगे, उसको ये छाले, मतलब जैसे होते नहीं छालों का उजड़ना, वो अपने जो बाक्स हैं उसको उजाड़ देंगे कि जाओ भाई तुम भी जाओ, ठीक है। उसके बाद फल में अगर है कहीं गलती से तो फल को भी ये बाहर निकाल देंगे कि मतलब फल को ही ये तोड़ के मतलब अपने से गिरा देंगे, मतलब इसको सुनो, गिरा देंगे, मतलब पत्ते गिरा देंगे, बाक्स को छिल देंगे, बाग को उजड़वा देंगे, उसके बाद ये फ्रूट्स को गिरा देंगे, ऐसे करके ये अपने वेस्ट को बाहर निकाल देंगे, ठीक है सर। अब जो गैसियस वेस्ट है ना इसको ये मेनली स्टोमेटा के थ्रू, जो कि लीव्स में है, उसके थ्रू बाहर निकालेंगे सर, ठीक है। और स्टेम्स में जो लेंटिसेल्स होते हैं, छोटे छोटे पैचेस ना, उसके द्वारा ये बाहर निकाल देंगे। ऑक्सीजन जो वेस्ट होता है ना वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस उत्पन्न होता है, जिसे भी स्टोमेटा के ही द्वारा बाहर निकाला जाएगा जी, ओके सर। अब जो CO2 है ना वो भी सिमिलर वे से ही बाहर निकाला जाएगा जी।
रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। अब सर जो लिक्विड वेस्ट है उसका क्या? अब लिक्विड वेस्ट जो है ना वो ट्रांसपिरेशन के जरिए बाहर निकाल दिया जाएगा। हमने ट्रांसपिरेशन के एडवांटेज में पढ़ रखा है कि जो एक्सेस ऑफ वाटर वेस्ट है वो ट्रांसपिरेशन के जरिए बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जी समाप्त करते हैं इस चैप्टर को, और लाइफ प्रोसेस की चैप्टर को हमने पहली बार पढ़ाया, पता नहीं कैसा पढ़ाया, तेज पढ़ाया, स्लो पढ़ाया, कुछ सही, थोड़ी बहुत गलतियाँ, कुछ प्रॉब्लम जो भी हुई हो ना, माफ़ करते हुए चलो, सुधार पूरा होगा। इम्प्रूव तो कर ही रहा हूँ। इम्प्रूव तो देखो, इम्प्रूवमेंट का नाम ही होता है ज़िंदगी सर। इम्प्रूवमेंट ही करना। आप लोग के फीडबैक मिलेंगे तो अच्छे से इम्प्रूव करेंगे। हमारे साथ तुम लोग हो, जो भी हैं 25-26 लोग, हमारे साथ रहो, ठीक है, पढ़ो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि तुम लोग को सिंपली समझाऊँ। और एक चीज़ और, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी, जो कि मैं करवा रहा हूँ शॉर्ट्स में। देखो मैं हर एक दिन, आज तो एक ही किया, ठीक है, कल 2-3 अपलोड कर दूंगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर हो गया ना पूरा, अब इसके सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। और बहुत जल्द मैं सैम्पल पेपर का लाने वाला हूँ वीडियो, सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे साथ मिलके, ठीक है, उससे भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बहुत हो गया, अब चैप्टर ख़त्म करें। रिवाइज कर लेना, इसको नोट्स लिए हो ना, इसको रिवाइज करके अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर आगे, ठीक है। चलो, टाटा, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।